हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। आज से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए होगा सस्ता। एलपीजी पर 200 रुपए की राहत। केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। इससे सरकार के राजस्व पर हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। इससे सालाना करीब 6,100 करोड़ रुपए का राजस्व प्रभावित होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सीमेंट की उपलब्धता सुधार के लिए और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया है कि स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क घटाया जाएगा। कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं, माफियाओं पर नकेल कसने का हेमंत सोरेन सरकार का यह है प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन में संलिप्त लोगों या माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। अवैध माइनिंग रोकने के लिए प्रभावी मैकेनिज्म तैयार करे। कुछ खनन माफियाओं द्वारा जानबूझकर अवैध माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब की जा सके। अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य स्तर पर भी विशेष टीम का गठन किया जाएगा। हर स्तर पर राज्य सरकार पैनी नजर रखेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद, हजारीबाग आदि कोल माइनिंग वाले जिलों एवं पाकुड़, चाईबासा, लातेहार, रांची आदि पत्थर माइनिंग वाले जिलों में पदस्थापित अधिकारियों को विशेष तौर पर कड़ी हिदायत देते हुए अवैध खनन एक्टिविटी पर लगाम लगाने के निर्देश दिया है। अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों की खैर नहीं, इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश राज्य सरकार ने दिया है। अवैध खनन को रोकने को लेकर राज्य सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य के किसी भी हिस्से में अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में मौसम लेगा करवट। आज से 2 दिनों तक आंधी वज्रपात अलर्ट जारी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज 22 और कल 23 मई को आंधी चलेगी। मेघा गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जानकारी दी गई है कि झारखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के बहाव के दौरान ठनका भी गिरने की आशंका है। वहीं 24 मई के लिए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के बहाव और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम के इस तरह बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इधर कल शनिवार को दोपहर बाद रांची और इसके दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा भी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं, पीएलएफआई उग्रवादियों ने रंगधारी में मांगा AK-47, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। रांची के नामकुम में पीएलएफआई उग्रवादियों ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। राजन तिर्की नामक युवक को संगठन की तरफ से चिट्ठी भेजकर कहा गया है कि संगठन के विस्तार के लिए 2 AK-47 राइफल या फिर 20 लाख रुपए दें, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले को लेकर राजन ने नामकुम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में रहता है। उससे पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगी गई है। पीएलएफआई के द्वारा पर्चे और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रंगदारी मांगी गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि 20 लाख रुपए की रंगदारी दो, अगर पैसे नहीं दे सकते तो 2 AK-47 राइफल का इंतजाम करो। पैसे लेकर राजन को तोरपा बुलाया गया है। शिकायत मिलने पर नामकुम पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने दिवंगत दुर्गा सोरेन को दी श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर झामुमो ने किया याद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और विधायक रहे दिमोस गुरु शिबू सोरेन के बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन की शनिवार को 13वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, उनके पिता शिबू
शिबू सोरेन और झामो के सैकड़ों कार्यकर्ता लोवाडी चौक पहुंचे और दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ झामो के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा सोरेन अमर रहे के नारे लगाए। रांची में रिमझिम बारिश के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनके पिता शिबू सोरेन लोवाडी चौक पहुंचे और दिवंगत दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में झामो कार्यकर्ता दुर्गा सोरेन अमर रहे के नारे लगाते रहे। यहाँ सीएम हेमंत सोरेन ने दुर्गा सोरेन को याद करते हुए कहा है कि हमारे संगठन के कई लोगों ने संघर्ष में अपना बलिदान दिया है और उन्हीं में से एक हैं दुर्गा सोरेन। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे चरण के लिए वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान की काउंटिंग आज यानी रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दूसरे चरण में 19 मई को राज्य के 16 जिलों में मतदान हुए थे। चुनाव आयोग ने इन जिलों स्थित अनुमंडल कार्यालय में काउंटिंग सेंटर बनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी देते हुए कहा है कि पहले चरण में हुए मतगणना के अनुभव को देखते हुए इस बार काउंटिंग हॉल में टेबल की संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे मतगणना कार्य तेजी से हो सके। उन्होंने कहा है कि दूसरे चरण में राज्य के 16 जिला स्थित अनुमंडल मुख्यालय में काउंटिंग स्थल बनाया गया है। मतदान केंद्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। काउंटिंग स्थल के अंदर और बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में 2 दिवसीय बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बनाई जाएगी भविष्य की रणनीति। कोरोना काल के बाद पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रांची से बाहर हो रही है। हजारीबाग में 27 और 28 मई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें राजनीतिक दशा और दिशा के अलावा पार्टी के भविष्य की रणनीति भी बनाई जाएगी। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दी है। जयपुर में 2 दिन तक चले भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी ने सभी प्रदेशों में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आगामी 27 और 28 मई को हजारीबाग में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में गरज के साथ झमाझम बारिश, आंधी तूफान ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। शनिवार दोपहर आई आंधी बारिश ने राजधानी रांची के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने एक तरफ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह बिजली के पोल और तार पर पेड़ गिरने से रांची में बिजली आपूर्ति बाधित रही। हरमू पावर स्टेशन के पास बीच सड़क पर पेड़ गिरने से काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। इसके अलावा बिजली की तार पर पेड़ गिरने से हरमू इलाके में बिजली आपूर्ति भी घंटों बाधित रही। हालांकि इस दौरान बिजली विभाग के कर्मी और टेक्निकल टीम बाधित बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने में लगे रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 40,000 सहिया को स्मार्टफोन व टैब देगी सरकार। शुरू होगी झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक स्वास्थ्य योजनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहिया की जिम्मेदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार इनके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सकों के परामर्श दिलाने से लेकर लोक स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुविधाएं ऑनलाइन पहुंचाएगी। इसके लिए राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 40,000 सहिया को स्मार्टफोन व टैब देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने 5 वर्षों चालू वित्त वर्ष से लेकर वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड स्वास्थ्य प्रहरी परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत ऐप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सहिया ऐप विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस ऐप को तैयार करने से लेकर 5 वर्षों तक संचालन की जिम्मेदारी सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की एजेंसी जेप आईटी को देने का निर्णय लिया है। इस पर 5 वर्षों तक 10.68 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग ने प्रदान कर दी है। सहिया ऐप के माध्यम से न केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों से टेलीमेडिसिन की सुविधा मरीजों को दी जाएगी, बल्कि इनके माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित सर्वे भी कराया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो FIH हॉकी प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम घोषित। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। इसमें झारखंड के 3 खिलाड़ियों निक्की प्रधान, सलीमा टिट्टी और संगीता कुमारी का चयन किया गया है। FIH हॉकी प्रो लीग टूर्नामेंट का आयोजन जून में होना है। भारतीय टीम में चुनी गई निक्की प्रधान खूंटी जिले की रहने वाली है, जबकि सलीमा टिट्टी और संगीता कुमारी सिमडेगा जिले की रहने वाली है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरे चरण के चुनाव में 8,704 सीटों के लिए मैदान में 27,343 उम्मीदवार। 27 मई को होगा मतदान। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की 8,704 सीटों पर 27 मई को मतदान होगा। इन सीटों पर कुल 27,343 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें आधे से अधिक कुल 15,763 महिलाएं हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण में जिन 8,707 सीटों पर मतदान होगा उनमें वार्ड सदस्य की 6,370, मुखिया की 1,043, पंचायत समिति सदस्य की 1,165 तथा जिला परिषद सदस्य की 126 सीटें शामिल हैं। वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए 15,583, मुखिया के लिए 6,423, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4,556 तथा जिला परिषद सदस्य के लिए 781 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में मतदान के लिए कुल 12,912 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6,021 संवेदनशील तथा 3,804 अति संवेदनशील हैं। इस चरण में कुल 46,94,074 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 22,86,704 महिला मतदाता शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, मूल्यांकन में योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों पर हो सकती है कार्रवाई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। इसे लेकर बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि कॉपी मूल्यांकन में किसी तरह की कोताही ना बरते। इसके लिए शिक्षकों और स्कूल पर कार्रवाई की जा सकती है। 50,000 तक जुर्माना स्कूलों पर लगाया जा सकता है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षकों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो 50,000 रुपये जुर्माना लगेगा। बोर्ड जल्द परीक्षा फल प्रकाशित करने को लेकर काफी गंभीर है। चूंकि कोरोना की वजह से इस बार देर से परीक्षा ली जा रही है, इसलिए बोर्ड परीक्षा फल समय पर प्रकाशित कर नया सत्र जल्द शुरू करना चाहता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, हेमंत सोरेन खदान लीज मामला सामने आई। हड़कंप मचाने वाली चिट्ठी, माइनिंग अफसर सत्यजीत ने खेला बड़ा खेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान देने वाला रांची का पूर्व डीएमओ सत्यजीत संदेह के घेरे में है। अब इसकी इस्तीफा वापस लेने की एक चिट्ठी सामने आई है। यह चिट्ठी ठीक उसी दिन लिखी गई है जिस दिन आईएएस पूजा सिंघल के देश भर के 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। ऐसे में हेमंत सोरेन को रांची के अनगढ़ा में खनन पट्टा का लीज आवंटित करने वाले रांची के पूर्व जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत का इस्तीफा संदेह के घेरे में है। अगली बड़ी खबर की बात करें, चक्कू ने बाइक की डिक्की से 5 लाख रुपए उड़ाए। दवा खरीदने के लिए दुकान में रुके थे, तभी बाइक सवार अपराधियों ने डिक्की तोड़ उड़ाए पैसे। राजधानी के मांडर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल की डिक्की से बाइक पर सवार उचक्के 5 लाख रुपए लेकर रफूचक्कर हो गए। घटना शनिवार दोपहर की है। पैसे डिक्की में एक झोले में रखे थे, जिसे डिक्की तोड़कर अपराधी लेकर भाग गए। पीड़ित ने इस संबंध में मांडर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इससे जुड़े सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पीड़ित रामकुमार साहू ने बताया कि वह स्थानीय बैंक से पैसे निकालकर चोरिया जा रहे थे। इसी दौरान दवा खरीदने के लिए एक दुकान में रुके। दवा खरीद कर लौटे तो देखा कि बाइक की डिक्की खुली हुई है, उसमें रखी नकदी गायब है। हालांकि वीडियो फुटेज में यह भी है कि जैसे ही अपराधी रुपए से भरा थैला लेकर भागते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पीछे से एक शख्स भी दौड़ता है। हालांकि उससे अपराधी उसकी पकड़ में नहीं आते हैं। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, रिम्स निदेशक का अस्थायी कर्मियों ने किया घेराव। रिम्स प्रबंधन द्वारा रिम्स में चतुर्थ श्रेणी के 230 पदों पर नियुक्ति के लिए शुक्रवार को विज्ञापन निकाला गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में रिम्स में वर्षों से अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता नहीं दी गई है, जिसको लेकर कर्मियों में खासी नाराजगी है। नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध करते हुए अस्थायी कर्मियों ने शनिवार से कार्य बहिष्कार करते हुए निदेशक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अस्थायी कर्मियों का कहना है कि दर्जनों कर्मचारी दैनिक मजदूरी एवं अनुबंध के आधार पर 10 से 15 वर्षों से रिम्स में कार्यरत हैं, लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गई है। वर्षों से रिम्स में अस्थायी तौर पर सेवा देते हुए उनकी उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है। यही नहीं, गत वर्ष सरकार के आदेश पर 4 अस्थायी कर्मियों को समायोजित करते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य कर्मियों को अस्थायी नहीं किया गया। इससे पूर्व रिम्स में नर्सों की गई नियुक्ति में भी अस्थायी रूप से कार्यरत नर्सों को उम्र में छूट दी गई थी। अस्थायी कर्मियों ने कहा कि यदि प्रबंधन द्वारा इस बार भी उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में दर्जी नहीं देता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज याचिका पर 31 को सुनवाई। राज्य के श्रम, नियोजन व प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े 13 साल पुराने 46.10 करोड़ रुपए के बीज घोटाले के आरोप तय किया जाना है, लेकिन आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई से पूर्व उनकी ओर से मामले में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की गई है, जिस पर शनिवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से बहस करने के लिए समय की मांग की है, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 31 मई की तारीख निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में तेज आंधी और बारिश, वज्रपात से मलखान की मौत। शहर में शनिवार को आई तेज आंधी के साथ बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दिया है, लेकिन बिजली विभाग द्वारा गैर कंपनी इलाके में बिजली सेवा ठप कर देने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जमशेदपुर से सटे चांडिल के निमडीह में एक युवक की मौत हो गई। निमडीह थाना के प्रभारी ने कहा है कि जानूम गांव में पेड़ के नीचे युवक खड़े थे, उसी दौरान आंधी और ठनका के कारण मलखान महातो नाम के युवक की मौत हो गई है, जबकि गुरुपदो महातो नाम का दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज आंधी के कारण बिष्टुपुर में एक पेड़ गिर गया है। इसके अलावा टोलको, साक्षी, सोनारी, कदमा, बारीडीह मुख्य सड़क के किनारे दर्जनों पेड़ की डालियां सड़क पर गिर पड़ी है। इसके अलावा तेज आंधी से टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिंह होटल का अल्बेस्टर क्षतिग्रस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा लेटर। झारखंड के विश्वविद्यालयों में CUET लागू करने पर पुनर्विचार की मांग। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर CUET लागू करने के लिए मोहलत मांगी है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से 2022-23 से झारखंड के विश्वविद्यालयों में CUET लागू करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। इसके लिए उन्होंने आदिवासी समाज के विद्यार्थियों की कठिनाइयों की भी जानकारी दी है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे पत्र में झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 से स्नातक के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों को CCTV कैमरे का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम के अल्ट्रासाउंड केंद्र भी अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के पहरे में रहेंगे। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर CCTV कैमरे लगाने का आदेश उपायुक्त विजया जाधव ने दिया है। ये कैमरे अल्ट्रासाउंड जो है कमरे के बाहर एवं मुख्य द्वार पर लगाने होंगे। साथ ही 1 महीने तक के फुटेज का बैकअप सुरक्षित रखना है। उपायुक्त ने यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों की 100% जांच का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुखिया प्रत्याशी के प्रचार जुलूस के दौरान हादसा, ग्रामीणों का हंगामा, CRPF वाहन में तोड़फोड़। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में NH 33 पर CRPF जवान को ले जा रही बस की चपेट में मुखिया प्रत्याशी का जुलूस आ गया। इससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कई 2 पहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इससे वहां मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि CRPF बस में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों को रोकने के लिए CRPF जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।